नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज के महत्वपूर्ण मुद्दे में मैं इस विषय पर बोलना चाह रहा था कि आखिर राहुल गांधी के मामले में सरकार इतनी सक्रियता क्यों दिखा रही है। मसलन राहुल गांधी के केरल के एक न्यायालय में कन्विक्शन होने के 24 घंटे के अंदर उनका लोकसभा का सदस्यता भंग करने की नोटिफिकेशन लोकसभा सेक्रेटेरिएट से जारी कर दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत ही हुआ है, इसमें कुछ गैर कानूनी या गलत नहीं हुआ है। सवाल जल्दीबाजी पे है, समय बहुत कम लिया गया और यह तुरंत कर दिया है। उसके बाद जो हुआ वो ब्लंडर मिस्टेक की श्रेणी में आएगा। राहुल गांधी की सदस्यता जाने में अभी 2-4 दिन भी नहीं हुए थे कि उनका दिल्ली स्थित आवास को खाली करने की नोटिस थमा दिया गया। यह ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, कानून में है कि आपको वो बंगला सदस्य के रूप में मिला था। चूंकि अब आप सदस्य नहीं है तो बंगला खाली करें, कानून के दृष्टिगत वो बिल्कुल सही है। लेकिन कानून में जो दिया गया है वो सिर्फ राहुल गांधी पर ही इंप्लीमेंट इतनी जल्दी क्यों हो रही है, जबकि इस देश में बहुत सारे संसद सदस्य ऐसे हैं जो या तो सदस्य नहीं रहे हैं या उन्होंने रिजाइन कर दिया है या वो चुनाव हार गए हैं, मतलब किसी भी कारण से सदस्य नहीं रहे। उसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद का सरदेव चंद्रशेखर जी के पुराना आवास 3 नंबर के बगल में 5 साउथ एवेन्यू लेन विशाल बंगला अभी भी उनके पास है। राजा आजिम मार्ग पर मायावती का बंगला आज भी उनके पास है। और भी बहुत लोग हैं जिनके बंगले उनके पास हैं जबकि वो सदस्य नहीं है। भाजपा के लोग भी हैं, बिना भाजपा के लोग भी हैं, जिसमें आदरणीय मुरली मनोहर जोशी साहब है, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी साहब है। अगर कोई ये कहेगा कि इन दोनों लोगों की सुरक्षा थेफ्ट के कारण दी गई है क्योंकि उनके पास Z+ की सुरक्षा है, तो राहुल गांधी के पास तो SPG की सुरक्षा है। सुरक्षा के दृष्टिगत तो दोनों लोग समान श्रेणी में आते हैं। तो फिर अगर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने सहयोगी आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी और आदरणीय मुरली मनोहर जोशी साहब को कांग्रेस के टाइम में मंत्री थे, आज नहीं है, को अगर उसमें बंगला मिला है तो राजीव गांधी के लिए इतनी जल्दीबाजी दिखाने की क्या आवश्यकता थी। यह बड़ा जरूरी मुद्दा था, लेकिन यह बहुत छोटी बात है। राजनीति का ककहरा जानने वाला आदमी भी इस बात को जान गया है, इसलिए मैं इसको बहुत विषय नहीं बनाया, क्योंकि मेरा तो यह मानना ही है कि इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो किसी और पर नहीं होती है। मसलन जो विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं यह हर जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं अपने इस चैनल पर उस मुद्दे को रखता हूं। यह मुद्दा सर्वमान्य है, सभी को पता है। ये बहुत ज्यादा राजनीति के गूढ़ विषय का चीज नहीं रहा कि मुझे जैसा आदमी को इस पर बोलना चाहिए। खैर, बात आते हैं कि भारत के राजनीतिक दलों को गुंडे जरूरी हैं या मजबूरी है। क्यों भारत का राजनीतिक दल अपराधियों के सामने नतमस्तक, कमजोर या ललायत नजर आता है? इसका ताजा उदाहरण है, अभी देश के हर नागरिक को यह पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश का एक गुंडा संसद में सदस्य होता था, विधानसभा में विधायक होता था, नाम अतीक अहमद। उसके पहले अंसारी बंधु के विषय में आपने सुना होगा, उनकी हस्र, उनकी स्थिति। ये 2 उदाहरण है, और भी बहुत लोग हैं, किन किन का नाम है। मैं पहले इन बातों को रखने से पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी का नाम लेने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि फूलन देवी के विरुद्ध जिस गुंडे को उतारा गया था वो प्रचलित मान सिंह के साथी डाकू हुआ करता था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। मतलब इसमें कोई पार्टी नहीं है कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो कांग्रेस के पक्ष में है, सपा के पक्ष में, बसपा के पक्ष में या भाजपा के पक्ष में नहीं। बात राजनीतिक दलों के गुंडे के प्रति लापरवाही, ललायतपना या उनके प्रति नरम होने पर है। वो चाहे देश की कोई भी राजनीतिक दल हो। तो मेरे विषय को, मेरे बात को किसी राजनीतिक दल से जोड़ करके कृपया ना देखें, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल के तरफ झुकाव करते हुए नहीं रख रहा हूं।
मित्रों, अतीक अहमद आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। सरेआम अवैध वसूली, गुंडाई, एक्सटॉर्शन, सब काम जो अपराध के श्रेणी में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट के स्टेटस पर माना जाता है, अगर उसको कोर्ट में सेंटेंस हो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में उस चीज को लिया जाएगा और फांसी से ऊपर कुछ भी नहीं होगा, फांसी से कम कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने उसको माननीय बनाने में सहयोग दिया। क्या जब श्री मुलायम सिंह यादव उसको टिकट से नवाज रहे थे तब तक उसकी स्थिति की जानकारी श्री मुलायम सिंह यादव को नहीं थी? जब बहुजन समाज पार्टी ने उसको अपना उम्मीदवारी घोषित किया, अपना उम्मीदवार बनाया, तो क्या मायावती जी को उसके विषय में मालूम नहीं था? क्या फूलन देवी के विरुद्ध जिस डाकू को लड़ाया उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को उसके डाकू होने की सूचना नहीं थी? सभी राजनीतिक दल के लिए मैं कह रहा हूं। तो क्या राजनीतिक दल के लोग यह बात मान चुके हैं कि जो वो कहेंगे लोग उसको मान लेंगे, उनके कर्मों कुकर्मों पर कोई ध्यान नहीं देगा? मेरा आज का विषय यही था। मित्रों, हम इस चीज को अगर बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे तो स्थिति क्या होगी आज आपको बता दूं। आज जो हम पंजाब में आतंकवाद का पराकाष्ठा देख रहे हैं, उसका वजह यह है कि राजनीतिक दल के लोगों को यह बात का ज्ञान नहीं, पूरा भरोसा है कि भारत के जनता मूर्ख है। उनके सामने 200 यूनिट का मुफ्त का टुकड़ा डाल देने पर वो और कुछ नहीं देखेगी, उसी में व्यस्त रहेगी और हम अपना काम करने में मस्त रहेंगे। किसी को मुफ्त की बिजली, किसी को मुफ्त का चावल, किसी को मुफ्त का टीवी, किसी को मुफ्त का कुछ भी, मतलब कुछ भी मुफ्त में देने की स्लोगन फेंक दीजिए और आप अपना काम करते रहिए। केजरीवाल इसी नीति के तहत दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहा और पंजाब में सत्ता हथियाने में कामयाब रहा। दिल्ली के लोग जब पहली बार केजरीवाल सत्ता प्राप्त किया उसके बाद ही दुर्दिन के शिकार हुए, कुछ नया नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी दूसरी बार दिल्ली में सत्ता देना पड़ा उसको, लोगों ने दिया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि केजरीवाल ने ईवीएम हैक करके चुनाव जीता है, नहीं, बकायदा लोगों ने ईवीएम में बटन दबाया है। क्योंकि मैं विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते पूरे होशोहवास और पूरी दावेदारी के साथ कह सकता हूं कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ भी हैक होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संपर्क की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो ब्लूटूथ हो, चाहे वो किसी न किसी डिवाइस के माध्यम से कनेक्ट हो करके ही आप हैक करेंगे। ब्लूटूथ के माध्यम से हो, कनेक्ट के माध्यम से हो, नेट के माध्यम से, मतलब उसमें नेट होना चाहिए। ईवीएम में इंटरनेट की कनेक्शन नहीं होती और ब्लूटूथ का डिवाइस नहीं होता, सीधा पुश बटन का सिस्टम होता है, बटन दबाइए, वोट कास्ट कीजिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ दिमाग में यह बात सब लोगों को आता नहीं है, इसलिए नेता लोग बकवास करके ईवीएम हैक कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना लाज बचा रहे हैं और अपने हार की ठिकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहते हैं। वो अपने लिए नहीं बताते कि हमने जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हार गए। मैं उस पर नहीं जा रहा। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लोगों ने बकायदा बटन दबाया है, वो सारा ईवीएम हैक करके नहीं हुआ है। बटन दबाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में कुछ भी सुविधा नहीं पाया, उसके बाद भी केजरीवाल को वोट दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार दिया है। तो दोषी केजरीवाल है कि वोट देने वाले लोग हैं, विचार तो यह करना पड़ेगा। आपको पता है कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो आप लगातार 3 बार उसको मतदान क्यों दिए? तभी मैं कह रहा हूं कि भाई राजनीतिक दल के लोगों के लिए गुंडे जरूरी हैं या मजबूरी है? मित्रों, अब क्या है कि गुंडे जरूरी हो गए हैं, मजबूरी पहले थी। पहले लोग मजबूर थे कि भाई बूथ वूथ कैप्चरिंग करने के लिए गुंडों की जरूरत है, कुछ गुंडे ले लिए जाए, हायर कर लिए जाए या खरीद लिया जाए, किसी को वोट देके, किसी को नोट देके, किसी को पार्टी का टिकट दे करके। लेकिन अब वो जरूरी हो गए, क्योंकि अगर वो गुंडे नहीं होंगे तो आप चुनाव में फार्म ही नहीं भर सकते। चुनाव लड़ना जीतना तो अलग ही बात है, क्योंकि ऐसी स्थिति हमारे राजनीतिक दल के लोगों ने ही उत्पन्न करा दिया है। उन लोगों ने ही आपकी हालत इतनी बदतर बना दी है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। जब तक गुंडा आपको धमकाएगा नहीं, आप मतदान नहीं करेंगे। इन बात का उदाहरण देने के लिए मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। रामनवमी के मौसम पर, रामनवमी के मौके पर पूरे देश भर में बवाल हुआ। बिहार में आगजनी, तोड़फोड़ और बमबाजी हुई। पश्चिम बंगाल में बाकायदा सरकार प्रायोजित
आतंक हुआ हिंदुओं के विरुद्ध, हर उस जगह पर सत्य सनातन के मानने वालों के विरुद्ध आवाज उठाई गई, उनके साथ बेअदबी की गई, क्योंकि वहां पर लोगों को मदद करने के लिए कोई लोग नहीं था। सरकार के सामने सरकारी गुंडा खड़े थे, सरकार की पुलिस हाथ बांधे खड़ी थी, क्योंकि जब भी सरकार को किसी चीज को दबाना पड़ता है तो वो पुलिस के साथ साथ अपने लोगों को भी लगा देती है। जैसे हमारे गाजीपुर के मऊ के विधायक जी के घर अवैध हथियार पड़ने पर शैलेंद्र सिंह को सरकार ने पुलिस से दबाया, अपने गुंडों से दबाया और सार्वजनिक सामाजिक बहिष्कार करके दबाया, वो आदमी का लाइफ स्पॉइल हो गया। भगवान राम तो 14 साल की वनवास थे, वो बेचारा 14 साल से ज्यादा का वनवास काटा, आज भी वो मेंटल टॉर्चर और मेंटल हरासमेंट का शिकार है। इन सब चीजों को देख करके मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपको आगाह करता हूं और आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि इन सब चीजों को अगर आप नहीं समझेंगे तो कभी रमजान में लड़ाई होगी, कभी बैसाखी में लड़ाई होगी, तो कभी रामनवमी में लड़ाई होगी, क्योंकि लड़ाई उनको नवमी से का इंतजार नहीं करना है, रमजान का इंतजार नहीं करना है, बैसाखी का इंतजार नहीं करना है, इंसान को इंसान से लड़वाना है। क्योंकि लड़वाने वाला ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो असल में सरकारी गुंडे हैं, राजनीतिक दल के गुंडे हैं, और राजनीतिक दल के पोषित गुंडे हैं, जिनको बकायदा वो पाल पोस करके तैयार करते हैं और बदले में उनको फीस के रूप में दी जाती है कि अगर हमारा सरकार होगा तो हम आप मर्डर करते रहिए, हम उसका जांच का दिखावा करते रहेंगे और आपको विधायक मंत्री बनाते रहेंगे, क्योंकि आप उन सब चीजों का फायदा उठाते रहिए। कोर्ट में एक डेट पड़ेगी, आइएगा, पर्यटक करते हुए आ जाइएगा, या हो सकता है ना भी आइएगा, वो पुलिस अपने आप देख लेगी। और न्यायपालिका तो आंख को पट्टी बंधा हुआ है, उसके सामने जो रखा जाएगा वो देखेगी, और रखेगा सरकार, और सरकार कुछ नहीं रखना चाहती। इसलिए मित्रों, मैं एक बात आपसे पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जब आप मतदान के समय आए तो इन सब विषयों को ख्याल करके ही मतदान करें। एक बार अगर आप इन सब विषयों को सोच करके मतदान कर देंगे तो देश में राजनीतिक दलों की मजबूरी गुंडे नहीं आप होंगे। देश के राजनीतिक दलों के लिए जरूरी गुंडे नहीं आप होंगे। अगर आप अपनी अहमियत बनाना चाहते हैं, अपनी अहमियत बचाना चाहते हैं, तो मतदान के टाइम इन सब चीजों को ध्यान में रख करके मतदान कीजिएगा। विश्वास करिए, जरूरी आप होंगे, गुंडे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।